हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। शुभ प्रभात। आ जाइए सब लोग, शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कक्षा को। भैया हिंदी की बेला है, भाषा विज्ञान चल रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, भाषा विज्ञान वाले एमसीक्यू से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? और लक्ष्य बैच में जो लोग कंटेंट पढ़े हुए हैं, क्या उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी भरी बात बताइए एकदम से। हो पा रहा है? यस या नो? एक सवाल दिए थे हम कि कौन सा कथन असंगत है। पुरानी मारवाड़ी को पिंगल कहा जाता है, जयपुर का पुराना नाम ढूढ़ाड़ है, यानी ढूढ़ाड़ी, इसी की बोली को ढूढ़ाड़ी कहते हैं। और मालवी दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, और मालवी की एक मिश्रित उपबोली अहिरबाटी है। ये 4 विकल्प थे, इनमें से 2 सही हैं, वही आपको बताने थे। आओ प्यारे मेरे, बताओ जल्दी से सवाल। चार विकल्प हैं आपके सामने। यहां पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि पुरानी मारवाड़ी को पिंगल कहा जाता है, क्या हो जाएगा? ए और डी करेक्ट है, ए एंड डी, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। पुरानी मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? पिंगल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और मालवी को अहिरबाटी कहा जाता है, इसकी उपबोली है, मिश्रित उपबोली अहिरबाटी। सवाल था ये। अच्छा, अब देखिएगा, अपभ्रंश भाषा की कौन सी विशेषता असंगत है? कह रहा है अपभ्रंश भाषा की कौन सी विशेषता है जो असंगत है। देखिए, अपभ्रंश को ओकार बहुला कहा जाता है। अपभ्रंश में विभक्ति के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होता है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। सुनीति कुमार चैटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को ही अवहट्ट कहा है। यहाँ पर कौन सा असंगत है पूछ रहा है, ध्यान दिखिएगा। सर आज फॉर्म की लास्ट डेट है ना? बिल्कुल 7 तारीख है, आज ही फॉर्म की लास्ट डेट है। आज ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो सब लोग फॉर्म भर लीजिएगा आज किसी भी हाल में। जो लोग भी फॉर्म ना भरे हों, कृपया आज फॉर्म भर लें। अपभ्रंश को ओकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को ही क्या कहा जाता है? ओकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को ही ओकार बहुला भाषा कहा जाता है। ओकार बहुला भाषा कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल, भारी भरकम सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। अनुच्छेद 346, 350, 347, 344। अगर आप साथ साथ अपना जो कंटेंट पढ़े थे हमसे वो भी रखे रहें बगल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको देखते रहिए ताकि मैच करा पाइए कि हाँ, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस कंटेंट से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आप कंटेंट के बिहाफ पर क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 346। देखिए 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, मिलान करके बताइए, सुमेलित करके बताइए चारों विकल्पों में से। राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राज्य की जनता मांग करेगी तो उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलेगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संबंधी चर्चा होगी।
राज्यों के बीच में पत्र व्यवहार की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, और दो या दो से अधिक राज्य अगर आपसी करार करें तो प्राधिकृत भाषा हिंदी हो पाएगी। बताइए। देखिए, 1/4 346 राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, और दो या दो से अधिक राज्य आपसी करार करेंगे तो प्राधिकृत भाषा हिंदी हो सकती है। 1/4 किधर मिल रहा है? 1/4 तो गुरुजी 3 जगह पे मिल रहा है, ये दोनों काट दीजिए। 1/4 तो मिला है, इसका मतलब अनुत्तरित भी नहीं है, उत्तरित तो है, 2 होगा नहीं। फिर 350 में क्या अनुबंध मिलते हैं? तो 350 में अनुबंध मिलता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है वो संबंधित होगा 350 से। तो बी का 3 भी 2 जगह पर मिला है, सी काट दीजिए। और देखिए, और पकड़ना पड़ेगा, इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे, ये इस तरह के होते हैं कि अभी आपको बाकी जगह पर क्या मिलेगा, एक विकल्प मैच हो गया तो उसी के बिहाफ पे आप आंसर मार सकते थे, यहाँ नहीं मार पाएंगे, यहाँ पे आंसर नहीं निकलेगा। अभी आंसर निकालने के लिए आपको इसको और आगे जाना पड़ेगा, सी विकल्प तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के शायद मैच होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, C1 है C2 है, यहाँ C2 C1 है, सी मिल गया तो आंसर मिल गया। अब देखिए, ये जो है 347 कहता है कि राज्य की जनता मांग करे तो उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होगी वो राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। तो विकल्प ए यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट है। आइए, नीचे दिए गए कथनों में सही नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। राष्ट्रभाषा तो नहीं है, नहीं सही है, ए आंसर आ सकता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 348 से 51 तक राजभाषा का प्राविधान किया गया है, सही नहीं है। 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, सही है, ये तो सही नहीं है, पूछ रहा है ना, ये तो सही है। 14 सितंबर 1948 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, बिल्कुल की गई, ठीक है। तो ए और डी आंसर सही होने की उम्मीद की जा रही है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सर असंगत का मतलब जो गलत है, बिल्कुल अंकिता जी, असंगत का मतलब जो ठीक नहीं है, सही नहीं है ना, नहीं यहां पर कथनों में सही नहीं है, कह रहा ना कथनों में सही नहीं है, पूछ रहा है। देखिए इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, इसमें बी और डी सही नहीं है। ए तो सही है, राजभाषा है, हम उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, मानते हैं, ऑप्शनल नहीं है। बी और डी सही है, बी और डी, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। करेक्ट। रितु जी प्रणाम, नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों को मजा आ रहा है ना, इसको पढ़ करके आनंद आ रहा है कि नहीं? सूची 1 और 2 को मिलाइए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, पार्श्विक, ये गलत लिखा हुआ है, इसको पार्श्विक कर लीजिएगा। अनुनासिक, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य व र ल होते हैं। 1/4, 1/4 देखो यहाँ पे तुरंत पकड़ में आ गया एक ठो से। और पार्श्विक ल होता है, और स्पर्श व्यंजन होते हैं क ख ग घ च, ये सब स्पर्श व्यंजन दरअसल होते हैं कादियो मावसाना स्पर्शयो
क से लेके म तक, इसको आप कह सकते हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। बी का 2 नंबर, अरे कैसे बी का 2 नंबर, अंतस्थ या वर ल, ल पार्श्विक हो जाएगा, करेक्ट। ए का 4, ए का 4, नहीं, देखिए स्पर्श व्यंजन जो है वो 2 है, ए का 2 है, तो ए का 2 है, यहां से नहीं पकड़ में आएगा, काट दीजिए। बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 यहां पे पकड़ में आ गया है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी विकल्प सही है, बी होना चाहिए, ठीक है। और अनुनासिक तो है ही नहीं है इसमें, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन स स शाह होता है, ठीक है। देखिए जो अंतस्थ व्यंजन य व र ल होता है ना, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए, यहां से सवाल बनता है। इन चारों को अंतस्थ कहा जाता है, अंतस्थ। अंतस्थ 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अंत धन स्थः, अंतस्थः, यानी कादियो मावसाना स्पर्शियों से स्पर्श का सूत्र निकल करके आया है, और ऐसे ही सूत्र निकल करके आया है प्यारे इसका कि क्या बोलते हैं, आपका अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आई उरी रिली क्यों ओ छेवरट लड़ी अमंगलम जबई गड्डस जब गड्डस खप चटत चटताओ कपई सटसर हल। तो ये जो है सूत्र संख्या 11, 12, 13 और 14 के अंत में आने के कारण ही इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो ये अंतस्थ वर्ण है य व र ल, ठीक है, अंतस्थ हैं। और अंतस्थों की जो संख्या है वो 4 होती है, जिसमें से य और व को ही हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। नोट करिए, य व को ही अर्ध स्वर कहा जाता है। र जो होता है हमारा, इसी को र बोलने पे देखिए कंपन होगा, जहां आप बैठे वहीं बैठ करके बोलिए र र र, तो र प्रकंपित वर्ण है। क्या है? प्रकंपित वर्ण है ना। इसी को हम लोग प्रकंपित वर्ण कहते हैं, कंपन होता है इससे, ठीक है, प्रकंपित है। ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ल को ही पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसी को र को ही प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। तो ये सारे सवाल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उनको अनुनासिक कहते हैं। अंग, इय, ड़, न, म जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। इन्हीं को हम लोग अनुनासिक वर्ण की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी विकल्प एकदम सही है। करेक्ट है, नोट हो गया, आगे बढ़े। अनुनासिक 5 होते हैं, इनका उच्चारण स्थान 2 होता है। एक तो मुंह से भी बोले जाते हैं और दूसरा नाक से भी। अगला सवाल देखिए।
प्यारे, आंसर ए आया है। आगे बढ़े सर, कितने प्रश्न हो गए हैं? अब देखिए ई आया है। कैसे ई होगा बेटा? देखो अंगरक्षक का कह रहे हैं तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। तत्सम तद्भव जानते हैं क्या होता है? तत् धन सम से मिलकर के बना है तत्सम, यानी तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। यानी संस्कृत के शब्दों को यदि हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसको तत्सम कहते हैं। और एक होता है तत् धन भव से मिलकर के बना है तद्भव, इसका मतलब होता है उससे, भव का मतलब लिया हुआ, उससे लिया हुआ, यानी उससे लिया हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से लेकर के हिंदी में बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को हम क्या कह देते हैं? तद्भव कह देते हैं। अच्छा, अंधकार का अंधेरा, संध्या का सवेरा, आम्रचूर्ण का आम, अमचूर का आम्रचूर्ण हो जाता है अमचूर। क्षेत्र का गांव नहीं, अंगरक्षक का अंगरखा। असंगत पूछ रहा है, जो संगत है कोई दिक्कत नहीं, अंगरक्षक अंगरखा बिल्कुल ठीक है, हमसे गलत वाला चाहिए। अंधकार का अंधेरा ठीक है, तो ए और ई तो ठीक है, हमसे तो असंगत वाला पूछ रहा है। ए और ई जहां है उसको काट दीजिए, यहाँ ई है काट दीजिए, केवल सी और केवल बी भी काट दीजिए, ए विकल्प अपने आप सही आ जाएगा। बी, सी और डी ये तीनों गलत हैं तो सही कर दीजिए, है ना। संध्या का संझा, ठीक है। आम्रचूर्ण का अमचूर, अमचूर का आम्र, आम अमचूर हो जाएगा। आम का अम्र, आम्र, और चूर का चूर्ण। क्षेत्र का खेत हो जाएगा, ठीक है, गांव नहीं, गांव का ग्राम हो जाता है। क्लियर? सब कुछ नोट डाउन होना चाहिए एकदम कायदे से। कह रहा है सूची 1 को 2 से मिलाइए। भारतीय आर्य भाषाएं, लौकिक, तृतीय प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा और पाली। देखिए तृतीय प्राकृत जो शब्द लिखा है इसके लिए समझ लीजिए, प्राकृत की प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं और द्वितीय अवस्था को प्राकृत कहते हैं, और प्राकृत की तृतीय अवस्था को, जो कि अंतिम अवस्था है, अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश से ही छिटपुट हिंदी की शुरुआत मान ली जाती है, जो कि आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी है। फिर उसके बाद देखिए सबका समय। हमने आपको पिछली कक्षा में पहली ही क्लास में इन सब के समयों के विषय में जानकारी दिया था। बहुत कायदे से मैंने इन सब के समय को लेकर के अच्छे से चर्चा किया है। मुझे ठीक से याद है कि मैंने इनके समय को लेकर के आपसे बढ़िया चर्चा किया है, बिना किसी दिक्कत की चर्चा हो चुकी है। और मैंने बताया था कि जो प्राचीन आर्य भाषा में जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, अब वैदिक संस्कृत का समय 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक है। वैदिक संस्कृत का जो समय है, अपना नोट्स निकालिए, यहीं से क्लियर होगा, ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और फिर लौकिक की जब बात करेंगे तो यह 1000 से 500 तक है। 1000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 तक है। एक 1000 से 500 तक किधर है? 1000 से अब तक तो आधुनिक है। सी का 3 किधर है? सी का 3 यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों काट दीजिए। अब लौकिक संस्कृत 1000 से 500, ये नहीं है क्या? विकल्प ही गलत है। विकल्प भी गलत हो गया क्या? देखिए, अच्छा सी का 3 नंबर
अब सी और डी में से कोई एक देख लीजिए। अच्छा, ए के लिए जो है 500 से 1000, लौकिक संस्कृत 500 से 1000 है, 500 से 1000। बेटा इसको उल्टा है, विकल्प थोड़ा सही कर लीजिए। 1000 से 500 है, 500 से 1000 नहीं है। क्या किया गया है इसमें बवाल, विकल्प ही असंगत है। लौकिक संस्कृत जो है ना, इसमें इस विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 800 से 500 हो जाएगा, 800 से 500 हो जाएगा। 1000 से 500 तक वैसे माना जाता है, लेकिन कुछ जगह पर 800 से 500 ईस्वी पूर्व भी माना गया है। अच्छा, तृतीय प्राकृत की जब बात करेंगे, तृतीय प्राकृत की जब बात करेंगे तो यह 500 से 1000 ईस्वी पूर्व यानी अवहट्ट की बात कर रहा है, जो कि अभ्रंश की बात कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है, उसी विकृत रूप है। फिर पाली 500 से 1 ईस्वी तक बताया जाता है। तो इस हिसाब से डी उत्तर तो सही है, लेकिन एक विकल्प जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा ये जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बताया जाता है, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, जो कि उचित समय होता है। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग मतों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के मतों के आधार पर 800 से 500 तक मान लिया गया है, लेकिन वास्तविक समय जो सब सर्वमान्य है वो 1000 से 500 तक है। ठीक है, चलिए सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा बता दीजिए कौन कौन सी है। बताओ प्यारे, क्या हो जाएगा आंसर सौरसेनी अपभ्रंश के लिए? देखिए ए बी एन सी आर करेक्ट। क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी आएगा, पहाड़ी आएगा और पश्चिमी आएगा। पूर्वी हिंदी नहीं आएगा, बिहारी हिंदी नहीं आएगा। इस सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आते हैं, मागधी और मागधी के अंतर्गत आते हैं। आ जाइए इधर। निम्नलिखित में से मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं। आचार्य कामता प्रसाद गुरु परिभाषा है, साफ साफ मैंने क्लास में नोट कराया है इसको। आचार्य कामता प्रसाद गुरु, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा जितने विद्वानों की भाषा है। क्या है ना कि जब आप विद्वानों को पढ़ते हैं, विद्वान तो ऐसे सभी हैं खैर जिन लोगों ने लिखा है, लेकिन जब आप इनको पढ़ते हैं तो इनकी भाषा से भी पकड़ में आ जाएगा। जैसे आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लेंगे ना, तो एग्जैक्ट हो सकता है कि ना बता पाए कि शुक्ल जी ने ये लिखा है कि नहीं, लेकिन उनकी भाषा से पकड़ लेंगे कि यही उनकी शैली ही यही है, बोलने का तरीका यही है, उससे पकड़ में आ जाएगा। तो यह आचार्य कामता प्रसाद गुरु का स्टेटमेंट है कि भाषा लिखित मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वर्ण कहलाते हैं, और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसको लिपि कहते हैं। सूची 1 और 2, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा नियम। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इनको मिलाना भी है। देखिए राष्ट्रपति का आदेश जो है वो 55 में है,
अब ए का 2 नंबर कहाँ दिख रहा है, केवल एक जगह दिख रहा है, तो आंसर तुरंत मिल गया इसका। कई बार नहीं मिल रहा है, देख लीजिए 3-3 तक जाना पड़ रहा है हमको। तो बी का 3 नंबर है। 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ, समिति जो है वो 1959 में, राजभाषा आयोग का जो नियम था 1976 में लागू हुआ है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान हो गया। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसके संदर्भ में सुनीति कुमार चैटर्जी का असंगत वर्गीकरण बताइए। प्रतीच्य राजस्थानी गुजराती, प्राच्य पूर्वी हिंदी बिहारी असमिया, मध्य देशीय मराठी, उदीच्य पश्चिमी हिंदी। बताओ प्यारे। आंसर देखिए, मध्य देशीय मराठी हो जाएगा, उदीच्य जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। सी एंड डी आर करेक्ट। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। रितु जी का उत्तर एकदम सही है, ए विकल्प यहां करेक्ट हो जाता है। नीचे दिए गए 2 कथन हैं। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं बुंदेली, कौरवी, दक्षिणी, और राजस्थानी भाषा और बिहारी बोली का नामकरण करता जो थे वो राहुल सांकृत्यायन थे। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है जरा बताएं। हमने इसके संबंध में भी चर्चा किया है क्लास में कि कौन कौन किसके नामकरण करता रहे हैं, किस का नाम रखने का श्रेय किसको जाता है। देखिए, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी का नाम रखा था। किसका नाम रखा था? कौरवी का, ना कि बिहारी का। तो राहुल सांकृत्यायन जो नामकरण करता है वो कौरवी के हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, 1 सही है। यहाँ पे पश्चिमी हिंदी बोलियां जो है वो बुंदेली, कौरवी और दक्षिणी आती हैं, और 1 सही है, 2 गलत है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी सही है प्यारे, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है एकदम। अच्छा, दोनों असत्य है क्या? एक मिनट, सी सही होगा ना। 1 सही 2 गलत, करेक्ट। 1 सही 2 गलत है। 2 कथन फिर से आ गए। भाषा सामाजिक, अर्जित और परिवर्तनशील संपत्ति है और भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा सरलता से जटिलता और वियोगात्मकता से संयोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। बताइए, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। वियोगात्मक, संयोगात्मक, श्लिष्ट, संश्लिष्ट, सबके बारे में हमारी अच्छी खासी चर्चा क्लास में हुई है। यहां पर भी कथन 1 सही है और 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग। सरलता से जटिलता और वियोगात्मक से संयोगात्मक नहीं। सरलता से जटिलता की ओर तो भले चली जाएगी, लेकिन संयोगात्मक से वियोगात्मक जाएगी, वियोगात्मक से संयोगात्मक नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया वहां पर। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में तो हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ। तो बायां से दायां किधर है? बायां से दायां। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। कंठवर्ण बताइए, कंठवर्ण। कंठवर्ण क्या होता है? सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। का कंठ है, घ कंठ है, द नहीं है, हा कंठ है।
1 2 4, 1 2 4। द क्या है? लित लशानाम दंता, ता था द ना, दंत हो जाएगा, ये दंत वर्ण है, करेक्ट है, दंत वर्ण है। और आगे बढ़िए, ग्रियर्सन ने किन 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है? किन 3 बोलियों को ग्रियर्सन ने बिहारी हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया है? ग्रियर्सन ने किन तीनों को बिहारी हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया है, बताएं। बताइए। प्यारे, भोजपुरी को माना है, मगही को माना है और मैथिली को माना है, मालवी मेवाती नहीं। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आती है मालवी मेवाती, बता पाएंगे क्या? मालवी मेवाती आती किसके अंतर्गत है? ये दोनों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये दोनों राजस्थानी हिंदी है। क्या इसकी विशेषता बताए थे, याद करिए। हाँ, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और किसके अंतर्गत? राजस्थानी। और इसमें ट वर्ग बहुला होती है। ये क्या होती है प्यारे? ट वर्ग बहुला होती है, ट वर्ग की अधिकता पाई जाती है। आओ, भोजपुरी के नामकरण कर्ता का नाम बता दीजिए। भोजपुरी का नाम किसने भोजपुरी रखा था? तो भोजपुरी को किसने भोजपुरी कहा था? तो रेमंड ने। रेमंड ने भोजपुरी को भोजपुरी कहा था। बाकी लोगों का भी नाम जान लीजिए। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन काका को देखेंगे तो इन्होंने बिहारी नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने बिहारी हिंदी का नामकरण किया था। बिहारी हिंदी को बिहारी हिंदी चाचा ग्रियर्सन ने कहा है। बांकी दास की अगर बात करेंगे तो बांकी दास जो है, इन्होंने डींगल को डींगल कहा था, डींगल नाम दिया था बांकी दास ने। और देखिए, कोलब्रुक की अगर बात करेंगे तो कोलब्रुक जो है ये मैथिली का नामकरण किए थे। मैथिली का नामकरण कोलब्रुक ने किया था। ठीक है, ये सब याद रखना है। अभी हमने राहुल सांकृत्यायन की भी बात किया था। ग्रियर्सन ने राजस्थानी का भी नाम किया है। राजस्थानी का भी नामकरण किसने किया है? ग्रियर्सन ने ही किया है। ग्रियर्सन ने बिहारी का और राजस्थानी का दोनों का नामकरण किया है। अब बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार का एमसीक्यू बैच आपको मिला है कि पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। मतलब एकदम बोले तो झक्कास बैच है ये। और आप में से जिनके भी मित्र, इष्ट मित्र, मित्राइन, दोस्त, दोस्ताइन बैच लेना चाह रहे होंगे उनको बोल दीजिए बैच ले लें। अभ्यास बैच आप लोगों के अभ्यास पे 4 चांद लगा देगा प्यारे। देखिए, भारोपीय परिवार, भारोपीय मतलब समझते हैं? भारोपीय मतलब क्या होता है? भारत और यूरोप से मिलकर के बना है भारोपीय। 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केतु में बांटा जाता है। ये मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? बैच के बच्चे बोलते क्यों नहीं हो कमेंट करके? सब पढ़े हैं आप लोग, पढ़ाए हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग जी? सतम और केतु में बांटा जाता है। ठीक है, किसमें? सतम और केतु में बांट दिया जाता है इनको। करेक्ट, ये है आपका सतम और केतु।
अब कह क्या रहा है कि कौन सतम वर्ग में नहीं आती हैं। तो सतम और केतुम की अगर बात करें तो सतम और केतुम वर्ग में आते कौन कौन सी भाषाएं हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तो सतम और केतुम बना लीजिए, दो वर्ग बना दिए गए हैं, सतम और केतुम। सतम वर्ग की भाषाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, बैच वालों के मुंह में दही जमी है यार, अब क्या बताया जाए, बताइए। इतनी मेहनत से पढ़ाया गया, लेकिन जब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो बाकी बच्चों के को पता कैसे चलेगा कि हाँ जो सर ने बैच में पढ़ाया है वो बहुत महान चीज़ है। हैं, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ाया गया है, गला फाड़ा गया है, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, जरूरी है ये तो। कैसे प्रचार प्रसार होगा भैया, कैसे बाकी विद्यार्थियों तक मैं कैसे पहुंचूंगा बताइए? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रह जाऊं कुप में? हैं भाई, मुझे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप जैसे विद्यार्थियों की तो है ये जिम्मेदारी। अच्छा, सतम में भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। ठीक है, ये सब सतम में आते हैं। केतुम में जर्मनिक, कोल्टिक, ग्रीक, जर्मनिक, कोल्टिक, ग्रीक,